साथियों, जैसा कि देखो टाइटल दे रखा है 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक का 2024 का राजस्थान का दैनिक घटना चक्र। इसके अंतर्गत मैं आपको 10 दिन का या प्रत्येक 10 दिन में या फिर 7 दिन में राजस्थान का जो भी करंट अफेयर्स है, तो जिसका कलेक्शन में अखबार से और राजस्थान सरकार की जितनी भी साइट है विभिन्न विभागों की, उन विभागों से मैं आपका कलेक्शन करके 7 दिन में या 10 दिन में एक बार आपके लिए बिल्कुल शॉर्ट में और इम्पोर्टेंट, कचरा नहीं, क्योंकि करंट की घटनाएं बहुत ज़्यादा है लेकिन सारी की सारी एग्जाम में आने लायक नहीं होती है। इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया है कि जो इम्पोर्टेंट है वो अनावश्यक चीज़ें नहीं, क्योंकि अनावश्यक चीज़ें बहुत सारी हैं, सारी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और करंट में विशेषकर एग्ज़ाम में आपने पुराने पेपर देखे होंगे एग्ज़ाम के, तो उसमें देखा होगा कि एग्ज़ाम की जो डेट होती है, एग्जामिनेशन डेट से लगभग 3-4 महीने पहले का करंट लगभग 80% होता है। यानी अगर किसी एग्जाम में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 प्रश्न आ रहे हैं करंट के, तो उसमें लगभग 15 प्रश्न ऐसे होंगे जो बिल्कुल करंट के होंगे, 15 से ज्यादा ही होंगे। इसलिए आप विशेष फोकस एग्जाम से 4 महीने पहले के करंट पे करो। ठीक है, पहले का पढ़ो, साल भर पहले का पढ़ो, लेकिन मेन जो फोकस है वो आपको पहले जो एग्जाम से जस्ट पहले के 3 से 4 महीने उस पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि उसको हम पढ़ भी सकते हैं कि रोज का घटनाक्रम होता है, बहुत ही कम होता है, ज्यादा नहीं होता है। रोज के अगर देखें तो 5-7 पॉइंट से ज्यादा नहीं होंगे, तो 5-7 पॉइंट रोज के अपन कर सकते हैं और धीरे धीरे एग्जाम तक हमें 4 महीने का करंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और थोड़ा साइड में थोड़ा थोड़ा पीछे का भी पढ़ते रहो। तो मैं अब आपके लिए नियमित रूप से डेली घटनाक्रम जो 7 से 8 दिन का कलेक्शन, 7 दिन का कलेक्शन करूंगा या फिर 10 दिन का कलेक्शन करके आपके लिए, और वो सारा का सारा जो करंट होगा वो अखबार से होगा, इधर उधर से आलतू फालतू जगहों से इकट्ठा नहीं किया जाएगा, अखबार से। अखबार कौन कौन से, जैसे मैं अखबार के नाम बता देता हूँ। पत्रिका से, दैनिक भास्कर से, दैनिक जागरण से। दैनिक जागरण उत्तर भारत का सबसे पॉपुलर अखबार माना जाता है, बहुत ज्यादा प्रचलन में है वो। उनके जो तो उसमें जो दैनिक जागरण में है वहां पर भी भारत राजस्थान का कभी कभी कोई घटना आ जाती है, कि जैसे अभी आया था कि जो चित्तौड़गढ़ में जिंक पार्क लगाया जा रहा है, जिंक पार्क लगाया जा रहा है, वो दैनिक जागरण में बहुत डिटेल में आई थी वो न्यूज, काफी डिटेल। यद्यपि दूसरे अखबारों में कम आई है या शायद नहीं आई होगी। जो मैंने जो मैटर लिया है वो दैनिक जागरण से लिया। इसके अलावा राजस्थान सरकार की साइट है, वहां से लिया जा रहा है सारा का सारा। तो अपन इसको शुरू करते हैं। और इसका जो भी करंट, जो भी पीडीएफ होगा, कंप्यूटराइज्ड पीडीएफ होगा, वो मेरा जो चैनल है, गरुड़ प्रकाशन के नाम से चैनल है, उस चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो देखो, ये अब जो पहला पॉइंट है, राजस्थान की पहली पुनर्वन्य रिवाइल्डिंग परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है। आने वाले एग्जाम में यहां से प्रश्न आएगा, निश्चित रूप से आएगा। ये क्या है कि एक मादा बाघिन T114 की मृत्यु हो गई। तो उसके दो बच्चे, अब उनका पालन पोषण कैसे करें? तो उन दोनों बच्चों को कोटा के आभेड़ा जैविक पार्क में उनको रखा गया और वहां पर पालन पोषण किया गया। फिर उन दोनों बच्चों को, आभेड़ा कोटा में है, उसको वहां से रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में रखा गया। ये राजस्थान का सबसे नया टाइगर रिजर्व है, तो उसमें रखा गया। टोटल राजस्थान में अभी तक जो घोषित हैं वो 5 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। तो ये जो रामगढ़ विषधारी है टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया है। ऐसा पहली बार हुआ है राजस्थान में कि पुनर्वन्य यानी रिवाइल्डिंग परियोजना है, जिसमें बाघिन के बच्चों को पालन पोषण किया गया। उसकी मृत्यु के बाद T114 नंबर बाघिन का नाम है, तो उसको वापस कहाँ छोड़ा गया, यानी 23 महीने के अनाथ बच्चे को। ये ठीक है, 23 महीने अनाथ बच्चा ठीक है, नर, दोनों नर हैं, नर बाघ थे, शावक थे,
और 2 थे उनकी, तो उनको कहाँ छोड़ा गया, मुकुंदरा में। इसको देखो, अब देखो इसमें 2 चीजें हैं, इसमें 2 चीजें हैं। देखो नर जो शावक है उसको रामगढ़ विषधारी में छोड़ा गया, और जो दूसरा है मादा शावक है उसको मुकुंदरा में छोड़ा जाएगा। इससे पहले इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था टाइगर रिजर्व में, मतलब रणथंभौर टाइगर रिजर्व में हुआ था। रणथंभौर में जन्म हुआ था 22 में, और उसको 23 महीने बाद फिर उनको अभेड़ा में रखा गया, और अभेड़ा से फिर उनको रामगढ़ में छोड़ दिया गया। एक को रामगढ़ में छोड़ा गया और एक को रणथंभौर में। ये T-114 बागिन है, इसके 2 बच्चे, एक को रामगढ़ विषधारी उद्यान में छोड़ा गया और एक को रणथंभौर में। जयपुर में ई शपथ पोर्टल का शुभारंभ। ई शपथ पोर्टल क्या है, नशा मुक्ति के लिए एक पोर्टल बनाया गया है जिला कलेक्टर जयपुर के द्वारा। नशा मुक्ति के लिए ई शपथ दिया गया, वेबसाइट को लॉन्च किया गया। वेबसाइट का नाम क्या है, ई शपथ। इसमें क्या करना है कि राष्ट्रीय, कौन किसने तैयार किया है इसको, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा जयपुर जिला इकाई के द्वारा MyGov दिल्ली की टीम ने इसको पोर्टल को लॉन्च किया है। ये ध्यान रखने वाला है कि ई शपथ क्या है। तो ई शपथ क्या है, जयपुर को नशा मुक्त करने के लिए लॉन्च किया गया एक पोर्टल जिसका नाम है ई शपथ पोर्टल। सक्षम जयपुर अभियान के अंतर्गत एक अभियान चल रहा है जयपुर प्रशासन के द्वारा, जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है सक्षम जयपुर अभियान के तहत जयपुर को नशा मुक्त बनाने के लिए ई शपथ पोर्टल का लॉन्च किया गया। आ सकता है, इंपोर्टेंट है। फिजिकल डिसेबल्ड विकलांग चैलेंज ट्रॉफी। अब देखो ये थोड़ा सा, क्योंकि ये इंडिया में हुआ है टूर्नामेंट, इसमें क्रिकेट का टूर्नामेंट है ये, इंडिया ए टीम और इंडिया सीनियर्स के बीच में। कैसी है ये, जो दिव्यांग है, दिव्यांगों का डिसेबल्ड विकलांग चैलेंज ट्रॉफी उनके लिए है। तो उन्होंने क्या किया, ये 2 टीमें हैं, भारत की 2 टीमें हैं, इंडिया ए और इंडिया सीनियर्स के बीच में मुकाबला हुआ, जिसमें इंडिया सीनियर्स ने 4 विकेट से जीत दर्ज की। यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है। ये जयपुर में हुआ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि टूर्नामेंट है जयपुर में हुआ। अब इस टूर्नामेंट में जीतने वाली टीम है, जीतने वाली टीम क्या करेगी कि 14 जनवरी 2025 को 14 जनवरी 2025 को एक टूर्नामेंट होगा श्रीलंका में। उस श्रीलंका में 4 देशों की टीमें जाएगी, भारत, यूके, पाकिस्तान और श्रीलंका। इन 4 देशों की टीम जाएगी। उसमें भारत के लिए, भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, ये टीम करेगी इंडिया सीनियर्स। ये भारत की ओर से वहां पर टूर्नामेंट खेलेगी, और टूर्नामेंट कहाँ होगा, श्रीलंका में होगा जनवरी में। तो इसका जो भारत में जो 2 टीमों के बीच में क्वालिफाइंग मैच हुआ वो जयपुर में हुआ था, और इसमें भारत, यूके, पाकिस्तान और श्रीलंका भाग लेंगे। राजस्थान विकलांग क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के सहयोग से जयपुरिया क्रिकेट अकादमी में ये मैच हुआ। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। राजस्थान विकलांग क्रिकेट एसोसिएशन, ये नाम ध्यान रखना है। टीना डाबी जो बाड़मेर के जिला कलेक्टर हैं, उनके द्वारा दिव्यांग जनों के कल्याण और सेवा के लिए उत्कृष्ट कार्य करने पर उनको पुरस्कृत किया गया, और इन्हीं की मार्गदर्शन में एक पोर्टल लॉन्च किया गया। पूछ सकते हैं कि दिव्यांग जन, आगे भी आएगा, दिव्यांग जनों के लिए, जल क्षेत्र के लिए काम करने वालों को, कई लोगों को, व्यक्तित्व को राज्य सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो बाड़मेर के जिला कलेक्टर हैं जिन्होंने दिव्यांग के कल्याण और सेवा के लिए उत्कृष्ट कार्य किया, और उसके लिए उनको सम्मानित किया गया, और इन्होंने एक पोर्टल भी लॉन्च किया। 16वां प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय वृत्त चित्र फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ, ये इंपॉर्टेंट है कि ये महोत्सव है। पूछेंगे, सीधा सीधा प्रश्न आएगा कि 16वां प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय वृत्त चित्र फिल्म समारोह या फिल्म महोत्सव
कहाँ आयोजित किया गया, यानी राजस्थान में कहाँ आयोजित किया गया, तो जोधपुर में आयोजित किया गया। ठीक है, जोधपुर में कहां पर, कब किया गया, दिसंबर, यानी यहाँ अपन जो करंट कौन सा कर रहे हैं, 1 से लेकर 10 दिसंबर तक का कर रहे हैं, तो सारा घटनाक्रम है वो 1 से 10 के बीच में ही होगा। कोई हो सके कोई इंपोर्टेंट होगा तो आप पीछे का आ सकता है। प्रकृति इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल के विजेता को, यानी ये प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय फिल्म वृत्तचित्र फिल्म फेस्टिवल है, तो उसमें क्या किया जाएगा कि जो भी विजेता होगा उनको एक तो सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ट्रॉफी दी जाएगी और 50,000 रुपए पूरे नकद दिए जाएंगे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये जोधपुर में हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आएगा, ध्यान रखना। आरएस के एग्जाम है, ईओ के एग्जाम है, सेकंड ग्रेड के एग्जाम है, आगे बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, लगभग 50,000 के आसपास भर्ती होने वाली है अलग अलग एग्जाम के लिए, अलग अलग विभागों के लिए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ये प्रश्न आएगा। राजस्थान के 4 लोगों को प्रतिष्ठित जल प्रहरी सम्मान, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न भी आएगा, निश्चित रूप से आना है ये प्रश्न कि राजस्थान के किन 4 लोगों को जल प्रहरी सम्मान दिया गया। ठीक है, कौन दे रहा है, जल, देखो किस लिए दिया जा रहा है, ये जल सुरक्षा के लिए, जल प्रबंधन के लिए काम करने वालों को, जल सुरक्षा और जल प्रबंधन के लिए काम करने वालों को कौन दे रहा है, जल शक्ति मंत्रालय, तरुण भारत संघ की टीम को। संघ कौन सा है, तरुण भारत संघ। प्रश्न आ जाए कि हाल ही में तरुण भारत संघ चर्चा में रहा, किस वजह से चर्चा में रहा, तो तरुण भारत संघ के 4 व्यक्ति हैं जिन्होंने जल प्रबंधन जल सुरक्षा के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है, तो उस कार्य के लिए जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा उनको ये पुरस्कार दिया गया है। और कौन दे रहा है, ये जल शक्ति अभियान मंत्रालय के द्वारा। अब ये आयोजन कहाँ हुआ, ये दिल्ली में हुआ, महाराष्ट्र सदन में दिल्ली में आयोजित किया गया, होगा, ये 18 दिसंबर को होगा, 18 दिसंबर को होगा। ठीक है, अब देखो इसमें कौन कौन व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति है, 4 व्यक्ति है, ये पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये प्रश्न आएगा, ध्यान रखना। छोटेलाल मीणा जो 1987 से अलवर और मेवात क्षेत्र में जल प्रबंधन के लिए काम कर रहे हैं। कहां पर, छोटेलाल मीणा कहां पर कर रहे हैं, अलवर और मेवात क्षेत्र में इस जल प्रबंधन जल सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। रणवीर गुर्जर 2012 से ये काम कर रहे हैं और ये चंबल के करौली और धौलपुर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सुरेश रेकवार ये 1996 से कर रहे हैं और जयपुर ग्रामीण व अलवर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। राहुल सिंह ये 2012 से नूह मेवात क्षेत्र में जल संरक्षण संवर्धन के लिए काम कर रहे हैं। तो ये 4 नाम ध्यान रखने, छोटेलाल, रणवीर, सुरेश, राहुल, छोटे, रणवीर, सुरेश और राहुल, ध्यान रखना, छोटे, रणवीर, सुरेश और राहुल। देखो छोटे, रणवीर, सुरेश और राहुल। राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 विशेषकर राजस्थान के संदर्भ में, तो देखो किसके लिए, ये राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड है, नई दिल्ली में दिया गया, 3 दिसंबर को दिया गया। किसके लिए दिया गया, कौन है इसमें, ये पुरस्कार दिए गए राजस्थान के संदर्भ में। फिर इसी के संदर्भ में, इसी के ही अंतर्गत ये आता है सुगम्य भारत अभियान। कितने दिसंबर, ये पुरस्कार कब दिया गया, 3 दिसंबर। ये 3 दिसंबर 2015 का शुरुआत हुई है सुगम्य भारत अभियान। क्या करना है, सुगम्य भारत अभियान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा संचालित है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, यानी ये जो पुरस्कार है इस विभाग के माध्यम से दिया जा रहा है, इनको जो दिव्यांग है उनको दिया जा रहा है। कौन दे रहा है, ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा दिया जा रहा है। किस किस को दिया गया, देखो जसमीत सिंह संधू को दिया गया है, एक तो
एक अवार्ड किसका? सुगम्य भारत अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए। सुगम्य भारत अभियान का उद्देश्य क्या है? दिव्यांगजनों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए जो काम कर रहे हैं, दिव्यांगजनों को सशक्त करने के लिए काम करने के लिए उनको दिया गया है जसमेर सिंह संधू, जो कहाँ के हैं? सलूम्बर के जिला कलेक्टर हैं। ठीक है, ये जिला वैसे तो घोषित हो चुका है, लेकिन अभी इन जिलों का कोई भी निश्चित नहीं है कि कौन से जिला रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। मैं शुरू से ही कह रहा हूं, जब से जिले बने हैं तब से स्टूडेंट के फोन आते हैं, सर कौन सा पढ़े, पुराना जीके पढ़े या नए पढ़े। मैं कह रहा हूं आप पुराना जीके पढ़ो, आप नए जिलों की जीके मत पढ़ो। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, आइडिया रखना चाहिए कि कितने जिले बने हैं और कौन सा जिला किससे अलग हुआ है। बाकी आपको जीके को डिवाइड करना, इतिहास कला संस्कृति को नए जिलों के अनुसार डिवाइड करना आपके लिए खतरनाक हो जाएगा, हानिकारक हो जाएगा। इस पर बता रहा हूं, टाइम वेस्ट होगा। प्रश्न आए नहीं आए वो बात अलग है, टाइम वेस्ट होगा, प्रश्न नहीं आएगा। इस पर बता रहा हूं, मैं शुरू से ही कह रहा हूं, पिछले 1.5 साल से ये बात को कह रहा हूं कि ऐसे नहीं आएंगे प्रश्न, और अभी तक 1.5 साल में जितने भी एग्जाम हुए कहीं पर भी ऐसे प्रश्न नहीं पूछे। बस यही पूछा कि अधिसूचना कब जारी हुई, नए निगम कौन से बने हैं, नए संभाग कौन से बने हैं, नए जिलों की संख्या कितनी है, बस इतना ही पूछा। अब सलूम्बर के जैसे रास्ता उदयपुर में जो खनिज निकलते हैं, तो सलूम्बर में कौन कौन से खनिज निकलते हैं वो डिवाइडेशन अभी नहीं हुआ है। और जहां तक है ये डिवाइडेशन 2025 से पहले 2026 तक, 26 से पहले नहीं होगा स्पष्ट रूप से, इसलिए इनके चक्कर में मत पड़ना। आप तो पुराने पैटर्न के अनुसार पढ़ो, नए पैटर्न के अनुसार मत पढ़ना, बाकी आपकी इच्छा है। देखो अंकित कुमार सिंह दूसरे हैं, ये कहां के कलेक्टर हैं? डूंगरपुर के जिला कलेक्टर है। कहां के? डूंगरपुर के जिला कलेक्टर। उन्होंने एक अभियान चलाया, नो वन लेफ्ट बिहाइंड, नो वन लेफ्ट बिहाइंड, ध्यान रखना, नो वन लेफ्ट बिहाइंड। कहां के? डूंगरपुर के जिला कलेक्टर। अभियान के अंतर्गत दिव्यांगजनों को पेंशन, आधार कार्ड, यूडीआईडी और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से दिव्यांगजनों की सहायता प्रदान करना। दिव्यांगजनों के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनके माध्यम से उनको सहायता देना। दो कौन कौन? अंकित कुमार सिंह कलेक्टर डूंगरपुर के हैं और जसमेर सिंह संधू सलूम्बर के जिला कलेक्टर है। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, ये एक योजना थी जो पहले से चली आ रही थी, अब इस योजना को बंद कर दिया गया है। इस योजना में क्या है कि जिला कलेक्टर के माध्यम से बुनियादी ढांचा विकास के लिए 100 करोड़ रुपए तक खर्च किए जा सकते थे। और ये शुरुआत कब की गई? 2021-22 में शुरू की गई। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के कार्य करना और सालाना 100 करोड़ रुपए आवंटित किए जाते थे। उद्देश्य क्या था? बुनियादी ढांचा और ग्रामीण विकास करना। अब ये योजना है बंद कर दी गई है इस नाम से, और अब ये योजना श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला विकास योजना के नाम से शुरू की जाएगी, नए रूप में होगी। ये नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला विकास योजना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला विकास योजना के नाम से चलाई जाएगी। ध्यान रखना, पूछ सकते हैं कौन सी योजना खत्म कर दी गई? मुख्यमंत्री राजस्थान के यानी राज्य मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना। नरेगा या मनरेगा कार्यों में ई मापन पुस्तिका ईएमबी अपनाने वाला राजस्थान चौथा राज्य बन गया है। यानी नरेगा में, मनरेगा में अनियमितताओं को रोकने के लिए, किसी भी प्रकार की कार्य की अनियमितता को रोकने के लिए, कार्य की मात्रा में अनियमितता को रोकने के लिए ये चलाया गया। इसमें क्या होगा कि ये इसको देख लेते हैं कि पहले कौन से राज्य है? उड़ीसा है, कर्नाटक है और त्रिपुरा है। उड़ीसा, कर्नाटक और त्रिपुरा है। इसमें क्या होगा? उद्देश्य क्या है? संसाधनों सामग्री के लिए उपयोग की जाने वाली दरों, जो भी मनरेगा के अनुसार, मनरेगा के अंतर्गत कोई भी संसाधन सामग्री का उपयोग किया जा रहा है तो उसकी दरों और किसी समूह या व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों की मात्रा और अनियमितता को रोकने के लिए एक ई मापन पुस्तिका जारी की गई है। जयपुर डिस्कॉम के प्रथम शिशु पालना गृह का
गृह का लोकार्पण। जयपुर डिस्कॉम में जो महिलाएं काम कर रही है और उनके बच्चे जो छोटे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, उन बच्चों के लिए वहाँ पर एक एरिया निर्धारित किया गया है जिसमें उन बच्चों के लिए सारी फैसिलिटी होगी। बच्चों को वहाँ बच्चों के खेलने के लिए, मतलब एक तरह से जैसे आंगनवाड़ी केंद्रों में भी इस प्रकार के पालना गृह बनाए गए हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पर जो जयपुर का डिस्कॉम का जो ओल्ड पावर हाउस है उसमें बनाया गया है। और ये उद्देश्य क्या है, कार्यरत कर्मियों विशेषकर महिला कार्मिकों को सुविधा के लिए बनाया गया है, बच्चों के लिए बनाया गया है, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए। रन फॉर विकसित राजस्थान 2024 राज्य सरकार के कार्यकाल में 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर युवा मामला और खेल विभाग के द्वारा 12 दिसंबर को जयपुर में रन फॉर विकसित राजस्थान रविराज का आयोजन किया गया। रविराज का आयोजन किया गया। रविराज, रन फॉर विकसित राजस्थान, ठीक है। 24 कब, 12 दिसंबर को आयोजित किया गया। वैसे ये अपन 1 से 10 तक का कर रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा 2 दिन लेट हूं इसलिए मैंने इसको शामिल कर दिया। 12 दिसंबर को आयोजित किया गया था। गर्विशराज श्रीमाली जयपुर के उदयपुर के रहने वाले ये खिलाड़ी हैं। ये एक खिलाड़ी है, एथलीट है, भारोत्तोलक है, भारोत्तोलक एथलीट, वेट लिफ्टर है जिन्होंने 43 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता राजस्थान के लिए। चंडीगढ़ मोहाली में ये खेल आयोजित किया गया और पावर लिफ्टिंग में उन्होंने टूर्नामेंट में भाग लिया और उन्होंने क्या जीता, कांस्य पदक जीता। गर्विश राज श्रीमाली, ध्यान रखने वाली है, पूछ सकते हैं। एक सिंगल में नहीं पूछेंगे, ये 4-5 टाइप के जो अवार्ड या कोई मेडल जीते हैं या खेल के जीते हैं, मेडल जीते आएंगे इसमें आगे कौन कौन से और भी गेम है इसमें, तो वो क्या करेंगे उनसे एक साथ मिक्स करके पूछेंगे। 4 खिलाड़ी दे दिए और किसने किसने कहाँ कहाँ टूर्नामेंट में मेडल जीता है। डॉक्टर मनु मोदी जिला एड्स नियंत्रण सोसाइटी के उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित है। इनको सम्मानित किया गया, किसके लिए, एड्स कंट्रोल के लिए। इसने राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के द्वारा इनको, क्योंकि राजस्थान जो उदयपुर है, उदयपुर की जो इसकी इकाई है, किसकी, राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की जो उदयपुर की इकाई है, उसने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है, इसलिए उनको सम्मानित किया गया। ये वहां के डॉक्टर है, डॉक्टर मनु मोदी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई और उस बैठक में 9 नीतियों का अनुमोदन किया गया। 9 नीतियां बनाई गई। इंपॉर्टेंट है ये, अभी नीतियां फाइनल नहीं हुई है, बिल्कुल फाइनल नहीं हुई है, फाइनल टच देना अभी बाकी है। एक बार घोषणा हुई है और थोड़े सबके फीचर्स बता दिए गए हैं कि किसमें क्या क्या होगा। और इसके अलावा इसी बैठक में 7वें वित्त आयोग के गठन की घोषणा की गई। बीकानेर व भरतपुर को विकास प्राधिकरण बनाने का अध्यादेश लाने का निर्णय लिया गया। 2 नए विकास निगम हो गए ये, बीकानेर और भरतपुर। और राजस्थान सिविल सेवा नियम 2017 में संशोधन बिल लाना, इसके लिए खेमरा समिति गठित की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आएगा कि राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 में संशोधन के लिए, उनमें संशोधन लाने के लिए, संशोधन के लिए किस समिति का गठन किया गया, यानी सिफारिश के लिए किस समिति का गठन किया गया, तो खेमराज समिति का गठन किया गया। खेमराज समिति का गठन किया गया। और राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ऑन अनलॉफुल है ये, अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ
रिलीजियस बिल, ये रिलीजियस बिल है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, रिलीजियस बिल 2024 लाया जाएगा। यानी गलत तरीके से दबाव के द्वारा या गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण करने पर रोक लगाने के लिए अध्यादेश लाया जाएगा। ये इस बैठक में इसका निर्णय लिया गया। पूछ सकते हैं कि दिसंबर के प्रथम सप्ताह में, दिसंबर 2024 के प्रथम सप्ताह में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में कौन कौन से निर्णय लिए गए हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। इसमें देखो क्या 9 नई नीतियां कौन कौन सी बनाई गई कि एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 पहले से ही चल रही है। एक योजना तो एक जिला एक उत्पाद, प्रत्येक जिले का कोई न कोई एक उत्पाद को प्रमोट किया जाएगा। नई नीति में ये 2 उत्पादों को ले रहे हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, कि प्रत्येक जिले में एक से अधिक उत्पाद है, प्रत्येक जिले में लगभग सभी मिल जाएगा। जैसे बीकानेर का ले लेते हैं तो बीकानेर में 2 है, भुजिया है और सिरेमिक है, भुजिया और सिरेमिक है। तो इसी प्रकार 2-2 को लिया गया है। तो इसमें एक जिला एक उत्पाद, इसमें क्या आएंगे, जो सूक्ष्म उद्योग है उनको 25% या 15 लाख तक का मार्जिन मनी अनुदान दिया जाएगा। इसमें सूक्ष्म उद्योगों को 25% या 15 लाख रुपए मार्जिन अनुदान दिया जाएगा। लघु उद्योगों को 15% या 20%, ठीक है, 15% या 20 लाख का दिया जाएगा। और तकनीकी व सॉफ्टवेयर पर 5 लाख का अनुदान, तकनीकी और सॉफ्टवेयर पर 5 लाख का अनुदान दिया जाएगा। क्वालिटी सर्टिफिकेशन व IPR पर 3 लाख का पुनर्भरण दिया जाएगा। विपणन आयोजन में भाग लेने के लिए 2 लाख की सहायता। विपणन आयोजन यानी मार्केटिंग के लिए कोई मेला वगैरह आयोजित किया गया है और उसमें कोई संस्था, कोई इकाई भाग लेती है, किसी जिले का कोई उत्पादन इकाई भाग लेती है तो उसको 2 लाख की सहायता दी जाएगी। अगर वो क्वालिटी सर्टिफिकेशन कर रहा है तो उसको 3 लाख का पुनर्भरण दिया जाएगा। तकनीकी और सॉफ्टवेयर में कर रहा है तो 5 लाख का दिया जाएगा। और लघु उद्यमों को दिया को है तो 15% या 20 लाख रुपए। सूक्ष्म उद्योगों को 25% या 15 लाख रुपए का अनुदान। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस में 1 लाख रुपए प्रति वर्ष पुनर्भरण 2 साल तक। यानी आप कोई भी कंपनी है, कोई भी जिले का उत्पाद है, उस जिले के उत्पाद को ई कॉमर्स के द्वारा प्रमोट करना चाहते हो, अमेजन, फ्लिपकार्ट या अन्य पर आप उसको प्रमोट करना चाहते हो तो 1 लाख रुपए का पुनर्भरण दिया जाएगा 2 साल तक। और कॉमर्स वेबसाइट विकसित करने के लिए, कॉमर्स कोई आप वेबसाइट बनाना चाहते हो तो 75,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना, ये इसमें नई नीति है। MSME नीति, इसमें भी एक नई नीति है। ये राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति है, तो उद्यमियों को निर्यातक बनाना है। जैसे एक पहले योजना चलती थी निर्यातक बनो। निर्यातकों को दस्तावेजीकरण पर 5 लाख की सहायता। अगर आपका डॉक्यूमेंट तैयार करना है, दस्तावेजीकरण करना है तो 5 लाख का। और अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में भाग ले रहे हैं तो 2 लाख का अनुदान है। एक जिला एक में 3 लाख का अनुदान है और एक जिला एक उत्पाद में 2 लाख का था। विपणन मार्केटिंग में, ये भी एक प्रकार से विपणन मार्केटिंग ही है। सर्टिफिकेशन पर 25% पुनर्भरण की। तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए 50 लाख का अनुदान दिया जाएगा। और ई प्लेटफॉर्म फीस पर 2 लाख रुपए का पुनर्भरण। एक जिला एक में भी 2 लाख का ही पुनर्भरण था, वो 1-1 लाख 2 बार था, ये 2 लाख का पुनर्भरण है। AVGC XR नीति 2024 यानी एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी क्षेत्र में प्रतिभाओं को बढ़ावा देना इंपॉर्टेंट है। ये नाम पूछ लेंगे क्या है। एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024, एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। स्वच्छ ऊर्जा मतलब बायोगैस, बायोमास, सौर ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सारी स्वच्छ ऊर्जा में आते हैं। अक्षय ऊर्जा क्षमता 125 गीगावाट तक बढ़ाना, कब तक? 2030 तक। कितनी? 125 गीगावाट तक बढ़ाना। अक्षय ऊर्जा नीति बनेगी इसमें, इसी में है अक्षय ऊर्जा नीति। बायोमास और वेस्ट टू एनर्जी नीति इसी में शामिल है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति, यानी 3 नीतियों को इसमें शामिल किया गया है। बायोगैस, बायो
सीएनजी को प्रोत्साहन देने व 2030 तक 2000 केटीपीए ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए हाइड्रोजन वैली स्थापित की जाएगी। यानी ग्रीन हाइड्रोजन पर जोर दिया जा रहा है, जिसमें कौन कौन आएगा, बायोगैस और बायो सीएनजी को प्रोत्साहन देने के लिए 2000 व 2030 तक 2000 केटीपीए उत्पादन है वो ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए हाइड्रोजन वैली स्थापित की जाएगी। अभी ये फाइनल नहीं हुई कि ये कहाँ स्थापित होगी। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024, इसमें अभी थोड़ा बेसिक चीजें इसमें डिसाइड हो चुकी है। खनिज नीति 2024 हो चुकी है, एमसेंड नीति 2024 हो चुकी है। एमसेंड में तो कुछ डिसाइड कर लिया गया है कि इसमें क्या होगा। पहले क्या था एमसेंड नीति में कि इकाई स्थापित करने के लिए 3 साल का अनुभव होना चाहिए था, कि अगर कोई एमसेंड इकाई स्थापित करना चाहता है। एमसेंड क्या है, एमसेंड मतलब जो मकान बनाने में जो बजरी यूज की जाती है, सामान्यतः बजरी कौन सी यूज की जाती है, नदियों में, नदियों की यूज की जाती है और किसी प्रकार से खोद कर निकल जाती है। लेकिन एमसेंड नीति में क्या होगा कि ये बजरी बनाई जाएगी। बनाने का मतलब है जब पहाड़ों को या पत्थरों को तोड़ा जाता है, यानी जो पत्थरों का खनन होता है या किसी प्रकार के पत्थरों का खनन होता है, तो उस दौरान में बहुत सारा कचरा बचता है, उसमें टूट फूट या जो उनकी छिलाई वगैरह होती है या इनका प्रसंस्करण होता है, तो बहुत सारे टुकड़े बच जाते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में बच जाते हैं, तो वेस्ट के रूप में पड़ा रहता है। तो फिर उस कचरे को, उसके जो पत्थरों के छोटे टुकड़े हैं, बुरादा है पत्थरों का, उनको बजरी में कन्वर्ट करना है। बजरी मतलब उसको क्रेशर में डाल करके, थ्रेशर में डाल कर उसको तोड़ करके उसको बजरी बनाना है, वो है ये। इसमें क्या था, पहले क्या था, 3 साल का अनुभव चाहिए, 3 करोड़ की नेटवर्थ चाहिए और 3 करोड़ का टर्नओवर की शर्त है। अब ये सारा का सारा समाप्त कर दिया गया है, यानी अब कोई भी व्यक्ति एमसेंड नीति के तहत इसकी इकाई स्थापित कर सकता है। 7वां वित्त आयोग गठित किया जाएगा, जो 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2030 तक काम करेगा। लैंड कन्वर्जन एक्ट 2007 में संशोधन किया जाएगा। अप्रदान खनिज ब्लॉक नीलामी रास्ता, ये टोटल 9 हो गई है टोटल जो नीतियां घोषित की गई है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, यानी राजस्थान में टोटल जो खनिज हैं उनमें से 47 खनिज ऐसे हैं जो अप्रधान है, और इन अप्रधान खनिजों के नीलामी में राजस्थान पहले स्थान पर है पूरे भारत में। शक्ति दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, ये आएगा, ये निश्चित रूप से आना है, निश्चित रूप से आना है, 100% आना है। शक्ति दिवस क्या है, प्रत्येक मंगलवार को मनाया जाएगा। कहां मनाया जाएगा, क्यों मनाया जाएगा, राजस्थान को एनीमिया मुक्त करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से मनाया जाएगा। कहां पर, आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से एनीमिया मुक्त करने के लिए। ये शक्ति दिवस का उद्देश्य क्या है, एनीमिया मुक्त करना राजस्थान को। लाडो प्रोत्साहन योजना, ये बालिकाओं की समुचित व संबल प्रदान करना, बालिकाओं का समुचित विकास करना, उनको संबल प्रदान करना। तो इसमें क्या होगा, लाडो परियोजना में अलग अलग स्तर पर जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसमें 25,000, 25,000, फिर 5,000, फिर 11,000, 21,000, फिर लास्ट में 50,000, ऐसे करके जन्म से लेकर, ठीक है। यानी पहली बार आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, ठीक है, फिर आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया और आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो 25,000 रुपये, जन्म हो गया 2,500 रुपये। उसके बाद आपका सारा टीकाकरण हो गया है, तो फिर 6ठी में एडमिशन लिया है, तो फिर उसी प्रकार 8वीं में एडमिशन लिया है, या 10वीं में एडमिशन लिया है, फिर 12वीं में एडमिशन लिया है, फिर ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है। तो ऐसे करके टोटल जब तक आपका स्नातक हो जाएगा तब तक 1 लाख रुपए आपको दिया जाएगा। और 1 लाख, इसके अलावा 1 लाख अभ्यर्थियों को एक साथ 2,500 रुपए हस्तांतरित किए गए। ये अलग से है, इस लाडो योजना से अलग से, यानी 1 लाख 2,500 रुपए दिए जाएंगे, यानी 1 लाख तो समय समय पर दिया जाएगा। और ये 1 लाख अभ्यर्थियों को एक ही झटके में, यानी एक ही बार में एक साथ 2,500 रुपए दिए जाएंगे, यानी 1 लाख विद्यार्थियों को इस योजना के तहत एक ही क्लिक से ऑनलाइन 2,500 रुपए दिए जाएंगे एक बार में। मातृवंदना योजना, इसमें ये 1,500 रुपए अतिरिक्त सहायता दी जा रही है। ये केंद्र सरकार की योजना है,
मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये 1500 रुपए राजस्थान सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं, बाकी पैसा है जो भारत सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि राजस्थान सरकार के द्वारा कितना दिया जा रहा है, तो 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, ये नई योजना, जैसे स्कूलों में जो पहले बाल गोपाल चलती थी, अब उसका नाम बदल के पन्ना धाय बाल वो दूध योजना कर दी गई है, दूध आहार योजना कर दी गई है। उसका अब उसी तरह आंगनवाड़ी केंद्रों में सप्ताह में 3 दिन दूध वितरित किया जाएगा। सप्ताह में 3 दिन दूध वितरित किया जाएगा, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। और इसके अलावा प्रत्येक ब्लॉक में एक मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट। कितने ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक मतलब तहसील स्तर पर, खंड स्तर पर एक मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किया जाएगा। ऑपरेशन एंटीवायरस, सीधी सी बात है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा साइबर ठगी पहले से आ रही है, अब थोड़ी ज्यादा आ रही है। तो उस साइबर ठगी को रोकने के लिए राजस्थान पुलिस के द्वारा भरतपुर रेंज में एक अभियान चलाया गया, जिसमें जो साइबर ठग है उनको पकड़ने के लिए ये अभियान चलाया गया है। किसने चलाया? राजस्थान पुलिस ने चलाया है। कहां पर? भरतपुर रेंज के मेवात में चलाया गया। वहां अगर ध्यान दिया होगा, अपने अखबार में न्यूज भी आई थी लंबी चौड़ी, कि भरतपुर क्षेत्र में, इस जो एरिया है मेवात क्षेत्र में है, ये साइबर ठग बहुत ज्यादा बैठे हैं। जो क्या कह रहा है, देखो उसमें क्या किया जाएगा कि इस अभियान के द्वारा साइबर क्रिमिनल की डेटाबेस के आधार पर पहचान कर उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि एंटीवायरस का संबंध इससे है, ऑपरेशन एंटीवायरस का। ऑपरेशन रिकॉल भी वैसे ही है, जैसे मोबाइल फोन वगैरह चोरी हो जाते हैं, तो उन चोरी हुए मोबाइल फोनों को वापस रिकवर करना है, वापस लेना है। जयपुर किसके द्वारा चलाया गया? जयपुर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा चलाया गया। क्या होगा? चोरी किए मोबाइल फोन को मोबाइल कंपनी और सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल के द्वारा पुलिस ने कई जिलों और राज्यों से मोबाइल रिकवर किए हैं, जो खो गए हैं मोबाइल। किसकी सहायता से? मोबाइल कंपनी के द्वारा, संबंधित मोबाइल कंपनी के द्वारा और सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर के द्वारा, CEIR के द्वारा, उनके दोनों के सहयोग से रिकवर किए गए। एशिया पैसिफिक डेफ यानी बधिर गेम्स, ये मलेशिया में आयोजित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मलेशिया में आयोजित किया गया। राजस्थान को 1 स्वर्ण सहित 5 पदक मिले। 1 स्वर्ण मिला और 5 पदक मिले टोटल, जिसमें रजत पदक है और कांस्य पदक है। बधिर गेम्स है ये। इसमें क्या? मिलनमीत कौर, जो हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं, उन्होंने जूडो में स्वर्ण पदक जीता। एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स मलेशिया में हुआ और इसमें राजस्थान ने 5 पदक जीते, इसमें 1 स्वर्ण पदक है। स्वर्ण पदक मिलनमीत कौर ने जीता है, MM कौर ने जीता। किसने जीता? MM कौर ने जीता। किसमें? जूडो में जीता। फिर अभिनव शर्मा जयपुर का है, बैडमिंटन में 2 रजत जीते उन्होंने। अभिनव शर्मा बैडमिंटन में जयपुर के हैं। रमेश कुमार जो चूरू के हैं, ये एथलीट हैं और एथलीट में रजत जीता। पीयूष जोधपुर के हैं और एथलीट में कांस्य पदक जीता। तो 2 रमेश और पीयूष एथलीट हैं, अभिनव शर्मा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और मिलनमीत कौर है वो जूडो के खिलाड़ी। यानी 4 लोगों ने 5 पदक जीते, एक ने 2 जीते। अभिनव शर्मा ने बैडमिंटन में 2 जीते। तो नाम ध्यान रखना, कौन कौन? मिलनमीत, अभिनव, रमेश, पीयूष। मिलनमीत, अभिनव, रमेश, पीयूष। मिलनमीत, अभिनव, रमेश और पीयूष। अभिनव ने 2 रजत जीते, मिलनमीत ने 1 स्वर्ण जीता, बाकी ने 1 रजत और 1 कांस्य जीता। राजस्थान के चित्रकार महेश गुर्जर टोंक के रहने वाले हैं। ये
इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय घटना है ये, और राजस्थान के जुड़ा हुआ व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में, जिसका पहले नाम लेनिनग्राड था, क्या था? लेनिनग्राड था, में अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक और व्यवहारिक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में महेश गुजर ने ऑनलाइन भाग लिया और फिर संबोधित भी किया। सीधा आएगा कि रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक और व्यवहारिक सम्मेलन में राजस्थान के किस व्यक्ति ने ऑनलाइन भाग लिया और वहां पर भाषण भी दिया था? तो कौन है? महेश गुजर है। स्वाति जैन को सतत विकास अवार्ड। स्वाति जैन डॉक्टर है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में इसका आयोजन किया गया। उन्होंने क्या काम किया? देखो, शिक्षा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सतत विकास अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसने आयोजित किया ये? तो काउंसिल फॉर सस्टेनेबल पीस एंड डेवलपमेंट तथा वर्ल्ड्स एकेडमी ऑफ इंफॉर्मेटिक्स एंड मैनेजमेंट साइंस के द्वारा किया गया। इसको स्वाति जैन को सम्मानित किया गया, सतत विकास अवार्ड दिया गया। सतत विकास स्वाति जैन, बस इतना ध्यान रख लेना, इतने में हो जाएगा आपका काम। सोहन सिंह स्मृति कौशल विकास केंद्र, ये सोहन सिंह स्मृति कौशल विकास केंद्र है जो जयपुर के अपैरल औद्योगिक पार्क क्षेत्र में लघु उद्योग भारती के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। यह राज्य का सबसे बड़ा आधुनिक कौशल विकास केंद्र है। ध्यान रखना है, अपैरल औद्योगिक पार्क क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है? अपैरल क्षेत्र में, अपैरल औद्योगिक पार्क क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है कौशल विकास केंद्र है, सोहन सिंह स्मृति कौशल विकास केंद्र। क्या करेगा ये देखो, ये सभी क्षेत्र में जिनमें कौशल की जरूरत पड़ती है, देखो सभी क्षेत्र आ जाएंगे उसमें। इसे प्रशिक्षित युवा, इसमें युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर वो युवा कहाँ? औद्योगिक संस्थाओं में भेजे जाएंगे। तो ट्रेनिंग किस किस की दी जाएगी? तो कि यहाँ पर ड्रोन ऑपरेटिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी, ड्रोन कैसे ऑपरेट करना है, क्योंकि आगे काफी कुछ काम है जो ड्रोन से होने वाला है। क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जो खेती के क्षेत्र में भी अब ड्रोन का यूज किया जाएगा, और जहां महिला कृषक हैं और महिलाओं के नाम से खेती का काम होता है, उनके लिए ड्रोन की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी। कौशल विकास केंद्र में उद्यमिता विकास का दिया जाएगा, फैशन, परिधान, ब्लॉक प्रिंटिंग, कढ़ाई, कसीदाकारी, यानी कपड़ा का सारा काम हो गया। खाता और वित्त प्रबंधन के लिए अकाउंट और फाइनेंस मैनेजमेंट का काम भी यहाँ पे सिखाया जाएगा। जीएसटी विशेषज्ञ के लिए यहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी। एमएस वर्ड और आईटी की ट्रेनिंग दी जाएगी। इंक्यूबेशन स्टार्टअप के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। विद्युत वाहन मरम्मत के लिए, यानी लाइट वाली जो बिजली चलती है ना गाड़ियाँ, उनकी मरम्मत के लिए। ड्रोन संचालन के लिए, 3D प्रिंटिंग के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। सौर ऊर्जा उपकरण बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हस्तशिल्प, टेराकोटा, ब्लू पॉटरी, वुड कार्विंग इत्यादि पर इनका कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है। कौशल विकास केंद्र है, जयपुर में है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। पैरा एथलीट सोनिया चौधरी ने जीता गोल्ड। पैरा एथलीट सोनिया चौधरी ने कंबोडिया में आयोजित टूर्नामेंट में क्या जीता? गोल्ड जीता है। और ये कहाँ की रहने वाली है? भरतपुर के। ये तो इस प्रकार मैंने पहले बताया था कि ऐसे प्रश्न है वो सिंगल पर्सनैलिटी से नहीं आएंगे, 4 पर्सनैलिटी दे देंगे और इन्होंने अवार्ड कौन कौन से अलग अलग टूर्नामेंट में जीते गए अवार्डों के संबंध में खेल और खिलाड़ी या खेल और मेडल के संबंध में कौन सा सुमेलित है या सुमेलित नहीं है, ऐसा करके पूछ सकते हैं। जयपुर की दिव्य कृति ने जीता सिल्वर ब्रॉन्ज पदक। ये देखो फिर ये आ गया, इस प्रकार पूछा ये, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। एशियाई खेलों में विजेता कौन? दिव्य कृति एशियाई खेलों की विजेता है, अर्जुन अवार्डी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो टूर्नामेंट है वो सऊदी अरब के रियाद में आयोजित किया गया। आयोजन स्थल कहाँ है? सऊदी अरब के रियाद में आयोजन किया गया। इन्होंने क्या जीता? सिल्वर जीता और ब्रॉन्ज जीता, ठीक है। एक फ्री स्टाइल टू म्यूजिक इवेंट में व्यक्तिगत रूप से सिल्वर जीता, 71 अंक हासिल किए। और प्रिक्स सेंट जॉर्ज टेस्ट में भारत के लिए ब्रॉन्ज जीता।
और इसके अलावा अब हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में ये नीदरलैंड के लॉस एंजल्स में, नीदरलैंड में लॉस एंजल्स ओलंपिक 28 के लिए प्रशिक्षण ले रही है। कहाँ पे? और प्रशिक्षण कहाँ से ले रही है? नीदरलैंड में ले रही है, नीदरलैंड में ले रही है। किसके लिए ले रही है? कि 2028 में लॉस एंजल्स में ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा, इन्हीं के लिए, इसी विषय पर फ्री स्टाइल म्यूजिक इवेंट वगैरह इनके लिए किया जाएगा। तो इनको ओलंपिक्स 2028 के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लोकेश गुर्जर और रक्षित सिंह मेहरा, ये दो खिलाड़ी हैं बैडमिंटन के। किसके खिलाड़ी हैं? बैडमिंटन खिलाड़ी है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र के थाने में, महाराष्ट्र में एक जगह है थाने, वहां पर मिनी अंडर 11 का जो नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी, उस चैंपियनशिप ने इन दोनों ने युगल खिताब जीता। और ऐसा खिताब जीतने वाली राजस्थान की पहली जोड़ी है, राजस्थान की पहली जोड़ी है। कौन कौन है? लोकेश गुर्जर और रक्षित सिंह मेहरा, बैडमिंटन खिलाड़ी है और इन्होंने युगल में खिताब जीता। राजस्थान में जीतने वाले, राजस्थान की जोड़ी जो इस खिताब को जीता है वो ये पहली जोड़ी है राजस्थान की। जयपुर हेरिटेज निगम और जिंदल ग्रुप के बीच MOU, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। देखो, जयपुर हेरिटेज निगम और जिंदल ग्रुप के बीच में एक समझौता हुआ है कि जयपुर में जितना भी जो कचरा है उस कचरे को जिंदल ग्रुप के द्वारा निस्तारण किया जाएगा। उसको क्या किया जाएगा? और ये किसके अंतर्गत हो रहा है? वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए किया जा रहा है। वेस्ट टू एनर्जी जो पॉलिसी है उसके अंतर्गत इसको प्रोजेक्ट के लिए किया जा रहा है। जिंदल अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ MOU हुआ है, जिंदल ग्रुप के साथ हुआ है। इसमें क्या होगा कि जिंदल ग्रुप है जो कचरा खरीदेगा, कचरा लेगा जयपुर का, तो प्रति टन 100 किलो पर 66 रुपए निगम को देगा, यानी 66 रुपए टन वो कचरा खरीद रहा है ताकि उसको क्या किया जाए, वापस एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, पहली बार हुआ है ऐसा। राजस्थान के बागों के प्रे बेस के लिए बनेगा बैंक, मतलब बाग जहां पर है उनके लिए आहार के लिए ज्यादा दिक्कत, कई उद्यानों में दिक्कत आती है कि बाघों के लिए पूर्ण रूप से आहार की व्यवस्था नहीं होती, यानी बाघ क्या खाएंगे, रोटी तो खाएगा नहीं, बाघ के लिए कोई न कोई जानवर चाहिए। तो राजस्थान सरकार के द्वारा और उन्होंने क्या किया है कि मुकुंदरा हिल्स जो टाइगर प्रोजेक्ट है, मुकुंदरा हिल्स जो नया टाइगर प्रोजेक्ट है, उसमें बाघों के आहार के लिए सांबर और चीतल का बैंक बनाया जाएगा। तो NTCA यानी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने, यानी जो भारत का जो बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, उसने मुकुंदरा में बाघों की शिफ्टिंग से पहले प्री बेस की शर्त रखी। तो कि हम मुकुंदरा हिल्स में, मुकुंदरा में जैसे अभी अगर ध्यान हो तो T-114 का जो शावक था उसको मुकुंदरा हिल्स में छोड़ा गया था। रामगढ़ विषधारी और मुकुंदरा वो जुड़े हुए आपस में, तो वहां पे छोड़ा गया है। तो वो कह रहे हैं, वो तो चलो बच्चा था, वो राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, लेकिन ये जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ये कह रहे हैं कि हम मुकुंदरा में बाघ को तभी छोड़ेंगे जब उनके लिए खाने के लिए पर्याप्त रूप से वहां पर ऐसा जीव हो। तो और ये सारा का सारा 30 हेक्टेयर भूमि में एग्यूमेंटेशन एक्सप्लोजर विकसित किए जाएंगे और इसे हरा भरा बनाया जाएगा, साथ में हरा भरा भी बनाया जाएगा, ग्रीनरी ज्यादा की जाएगी वहां पर। तो ये ऐसा राजस्थान में, ये भी राजस्थान में पहली बार हो रहा है कि इस प्रकार का बैंक बनाना। राइजिंग राजस्थान समिट, ये सबको पता है, 9 से 11 तक 3 दिन हुआ, 9, 10, 11 और 10 तारीख को उन्होंने राजस्थान प्रवासी दिवस मनाने की घोषणा की गई। जयपुर एग्जीबिशन सेंटर सीतापुरा में उसका आयोजन हुआ, इंपोर्टेंट है, पूछ सकते हैं। इसमें थीम क्या थी? रिप्लेट रेस्पॉन्सिबिलिटी रेडी, यानी पूर्ण जिम्मेदार तैयार, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि समिट की थीम क्या थी, टैगलाइन क्या थी। 32 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया इसमें। 17
देशों की भागीदारी पार्टनर कंट्री के रूप में हुई, यानी 32 देशों में भाग लिया और जिसमें से 17 देश हैं वो पार्टनर कंट्री के रूप में आए। ध्यान रखना 32 देशों के पार्टनर में कौन कौन से हैं, देखो डेनमार्क, जापान, दक्षिण कोरिया, ये पहले से ही बहुत है अपने यहाँ पे, सिंगापुर का भी बहुत है, काफी मार्केट है यहाँ पे, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, स्पेन, क्यूबा, वेनेजुएला, मोरक्को, अर्जेंटीना, ब्राजील, कोस्टारिका, नेपाल, ओमान, पोलैंड और थाईलैंड। और 12 क्षेत्रों के लिए थीमेटिक सत्र होगा। 12 क्षेत्र ऐसे होंगे जिसमें थीमेटिक सत्र होगा, जिसमें 12 क्षेत्रों को विजुअल दिखाया जाएगा मानचित्रों के माध्यम से। अब इसमें क्या होगा कि मुख्य आकर्षण में क्या होगा, जब उद्घाटन क्या हुआ, देखो उद्घाटन हुआ तब कंट्री सेशन हुआ एक। इसके अलावा प्रवासी राजस्थान कॉन्क्लेव हुआ 10 दिसंबर को, इसीलिए तो प्रवासी राजस्थान दिवस कब मनाया जा रहा है, 10 दिसंबर को मनाने की घोषणा की गई है, ये ध्यान रखना। MSME कॉन्क्लेव 11 दिसंबर को हुआ। ये पूछ सकते हैं कि 10 दिसंबर को क्या हुआ, 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान का विषय कॉन्क्लेव था और 11 दिसंबर को क्या था, MSME कॉन्क्लेव था। और 12 थीम आधारित सत्रों में महिला उद्यमिता, विनिर्माण, जल प्रबंधन, स्थिरता, सस्टेनेबल ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, सस्टेनेबल माइनिंग, स्टार्टअप, शिक्षा, सस्टेनेबल वित्त, कृषि व्यवसाय, पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन के नाम से शामिल किए गए। ये टोटल 12 है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कुल कितने थीम थे, यानी कहने का मतलब है कि थीम का मतलब है टोटल कितने सब्जेक्ट थे जिस पर चर्चा हुई। 12 थीम आधारित सत्र थे, 12 सत्र थे, 12 सत्रों में ये टोटल काउंट करोगे तो ये 12 हो जाएंगे। ये 12 विषयों पर बात हुई थी। राजस्थान विश्वविद्यालय और सुविचार संस्थान के बीच MOU, ये कुछ नहीं है कि शुभ विचार, नैतिक मूल्य, भारतीय संस्कार, कला, साहित्य, संस्कृति से युवाओं को जोड़ने के लिए आ सकता है कि राजस्थान में इस विश्वविद्यालय के द्वारा सुविचार संस्था के बीच के साथ मिलकर राजस्थान में नैतिकता, नैतिक मूल्य, सुविचार, भारतीय संस्कार, कला, साहित्य, संस्कृति से युवाओं को जोड़ने के लिए अभियान चलाया गया, MOU हुआ है। तो किसके बीच में, राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा। टीबी उन्मूलन, इसके लिए 7 दिसंबर 2024 को हरियाणा के पंचकुला से 100 दिवसीय एक अभियान चलाया गया जिसमें टीबी उन्मूलन के लिए काम किया जाएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि राजस्थान के 5 जिले शामिल हैं इसमें। 4 जिले तो 3 जिले तो हाड़ौती वाले हो गए, एक हनुमानगढ़ हो गया और एक राजसमंद। कोटा 12 झालावाड़, बूंदी नहीं है, कोटा 12 झालावाड़, एक हनुमानगढ़ हो गया, राजसमंद हो गया। इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न निश्चित रूप से RS या आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। RS है, EO है, बड़े एग्जाम अगर पद के अनुसार देखें तो RS और EO है। इसके अलावा SI का एग्जाम होना है, टेक्निकल SI का, उसमें बाकी जहाँ जहाँ करंट आ रहा है वहाँ सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के कितने जिले टीबी उन्मूलन अभियान में शामिल हैं। 5 जिले, 12, कोटा, झालावाड़, हनुमानगढ़ और राजसमंद। राइजिंग राजस्थान में प्रधानमंत्री को की अनूठी तलवार भेंट, यानी राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं हमारे श्री भजनलाल जी, उन्होंने चंदन से बनी 2 किलो की 40 इंच लंबी 2 किलो की एक तलवार है जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने उपहार के रूप में भेंट की। और ये जो तलवार है, ये तलवार बनाने वाला आदमी है विनोद कुमार। ये तलवार किसने बनाई? विनोद कुमार ने बनाई थी। किसने बनाई है? विनोद कुमार। ये तलवार महाराणा प्रताप की है, चंदन की बनी हुई। क्यों? कि कैसे पता चला महाराणा प्रताप की है? क्योंकि इस तलवार में, ये सामान्य तलवार नहीं है कि सीधा सा कोई पट्टा दे दिया चंदन का बना हुआ, 2 किलो की तलवार है, लकड़ी है 2 किलो की। तो उसमें क्या है, 7 खिड़कियां बनाई गई है, तलवार के अंदर 7 खिड़कियां बनाई गई है और जिनमें सामने साइड से खुलती है और उसमें महाराणा प्रताप की जीवनी का चित्रांकन किया गया है। तो ये ध्यान रखना किसकी तलवार है, क्या है। राजस्थान, ये इंपॉर्टेंट है, ये आएगा निश्चित रूप से, ये प्रश्न आना है, निश्चित रूप से आना है कि राजस्थान में दुनिया का पहला औद्योगिक जिंक पार्क स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, कौन करेगा?
वेदांता ग्रुप के द्वारा किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में, जो जिंक लेड स्मेल्टर कारखाना है वहां पर किया जाएगा। उद्देश्य क्या है कि राजस्थान को मेटल और मैन्युफैक्चरिंग के लिए ग्लोबल हब बनाना है। इंपॉर्टेंट है, ये आएगा, रट लेना है उसको अच्छे तरह से। कौन बना रहा है? वेदांता कर रहा है। कहाँ कर रहा है? चंदेरिया में। चंदेरिया कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। क्या करना है कि राजस्थान को मैन्युफैक्चरिंग और विशेष करके मेटल में, धातु में आत्मनिर्भर बनाना, हब बनाना। आभा आईडी बनाने में राजस्थान देश का दूसरा नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है, आएगा ये ABHA। ये आयुष्मान भारत हेल्थ पर ये योजना चल रही है, स्कीम चल रही है, उसके अंतर्गत है। इसमें 6 करोड़ से ज्यादा को आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यानी आभा आईडी बनाई गई है। कितने? 6 करोड़ लोगों की। अब ये आभा आईडी क्या है? सिंपल सी बात है, एक कार्ड होगा, उसमें एक आईडी होगी, और उस कार्ड में ये एक तरह से ये डिजिटल है पूरा का पूरा। ये आईडी पूरी की पूरी क्या होगी? डिजिटल होगी। जैसे अपन ध्यान हो तो अपन जैसे आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड है, जैसे ही अपना जन आधार कार्ड नंबर अपन सर्च करते हैं पोर्टल पे जाकर, तो अपनी पूरी डिटेल खुल जाती है कि घर में कितने मेंबर हैं, आपके एड्रेस क्या है, पूरी बायोडाटा पूरा आ जाता है। ठीक वैसे इस कार्ड में भी एक नंबर होगा, वो नंबर, उस नंबर के माध्यम से अपना सारा का सारा डेटा है वो डिजिटल हो जाएगा। उसमें आपकी बीमारी, आपकी अभी तो कौन कौन से ट्रीटमेंट हुए हैं, आगे ट्रीटमेंट कौन से चल रहे हैं, आपका डॉक्टर क्या है, कौन कौन सी दवाइयाँ लिखी थी आपकी, यानी जो पर्ची वगैरह देते हैं ना, डॉक्टर रुका वगैरह देते हैं, वो सारा का सारा उसमें फीड होगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको तो उस कार्ड का ध्यान रखना है। तो राजस्थान दूसरे स्थान पर है। ये 12 करोड़ के साथ यूपी पहले स्थान पर है, और 5.5 करोड़ के साथ महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है, और राजस्थान दूसरे स्थान पर है। आभा आईडी डिजिटल हेल्थ कार्ड है, जो 14 अंक वाला एक पहचान दिया जाएगा। कितने अंक होंगे? 14 अंक होंगे। जैसे आधार कार्ड में 12 होते हैं, जन आधार कार्ड में 10 और 11 होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं जन आधार में, एक 11 अंक होता है, एक 10 अंक होता है। जो मुखिया होता है उसके अलग अंक है, और अन्य मेंबर है उनके अलग अंक है। तो ये ध्यान रखने वाला है। ये प्रश्न निश्चित रूप से आएगा, फिर मुझे मत कहना कि आपने बताया नहीं था ढंग से। मैं वापस बता रहा हूँ, ये प्रश्न आएगा, आने वाले एग्जाम में निश्चित रूप से आना है। अब क्या होगा? मरीज अपने हेल्थ रिकॉर्ड जैसे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, लैब रिपोर्ट आदि को डिजिटल तरीके से स्टोर कर सकता है। और ये है किसकी स्कीम है? हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रजिस्टर और हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर पर विशेष फोकस दिया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है। चित्रकार मोहम्मद सलीम, जयपुर के चित्रकार है मोहम्मद सलीम, जिनको भारतीय रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर के द्वारा मकबूल फिदा हुसैन MF हुसैन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हो सकते हैं। ये मेरा ऐप है, अपनी बुक ऐप है। इस ऐप पर आपको मेरे क्लास के रिकॉर्डेड वीडियो, EO, RO का कोर्स, इसका टेस्ट पेपर, यानी सभी एग्जाम के टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर मिल जाएंगे। और टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर मैंने इतने ईमानदारी से बनाए हैं, मतलब कि उसको मैंने जैसे एक टेस्ट में मैंने 3 टॉपिक को शामिल किया है। एक टेस्ट में 3 टॉपिक को शामिल किया है। 3 टॉपिक अलग अलग सब्जेक्ट के हैं, और प्रत्येक टॉपिक से 50-50 क्वेश्चन लिए हैं। उस 50 प्रश्न में मैंने आए हुए प्रश्न भी शामिल किए हैं और संभावित प्रश्नों को भी शामिल किए हैं। और जितने भी पेपर बने हैं, मैंने उसमें जितने भी टेस्ट पेपर अपलोड किए हैं, वो टेस्ट पेपर सारे के सारे ऑथेंटिक बुक्स से बनाए गए, गाइड से नहीं, ऑथेंटिक बुक से बनाए हैं, आए हुए प्रश्न है। इसमें फर्स्ट ग्रेड का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, वहां पर आपको सेकंड ग्रेड का मिल जाएगा, EO का मिल जाएगा, RO का मिल जाएगा, EO RO का मिल जाएगा, स्कूल व्याख्याता का मिल जाएगा। इसके अलावा और राजस्थान के जितने भी पेपर हैं, राजस्थान RPSC द्वारा, अधीनस्थ सेवा बोर्ड के द्वारा जितने भी पेपर अब होते हैं, वो सारे के सारे पेपर आपको टेस्ट फॉर्म में मिल जाएंगे। वहां पर जितने भी अपडेट अब तक के सारे पेपर वहां पर
आपको मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चन अगर इकट्ठे कर लिए जाए, काउंट कर लिए जाए, तो कम से कम 15,000 के आसपास प्रश्न है वो ऐप पर अपलोड है। कई स्टूडेंट के फोन आते हैं कि सर जैसे यूआरओ का यूआरओ में मैं यहाँ पर 100 टेस्ट ले रहा हूँ, जिसमें 36 टेस्ट तो अपलोड हो चुके हैं जो मिक्स है, 30 टेस्ट है वो नगर पालिका अधिनियम 2009 के हैं, 26 टेस्ट है वो मैं टॉपिक वाइज ले रहा हूं, और लगभग 14 टेस्ट और है जो मिक्स टाइप के हैं। यानी ऐसे मिलाकर के टोटल ये 100 टेस्ट के आसपास हो जाते हैं। बहुत ही मेहनत से पेपर बनाए गए हैं। इसमें आप थोड़ा सा भी लालच न करें, आप मितव्ययी बनो लेकिन लालची मत बनो। ये टेस्ट पेपर ले लो, परचेज कर लो, ऑनलाइन टेस्ट हैं और तरीके से बनाए गए हैं, सारे के सारे मिक्स टाइप के हैं, अलग अलग वेराइटी से, अलग अलग वेरिएशन को फॉलो करते हुए बनाए गए हैं, और आपको बिल्कुल सफलता में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं ये। यानी इसमें करंट भी शामिल है। शुरुआत में करंट नहीं दिया है मैंने, और बाद में लास्ट के 8-10 पेपर में मैंने करंट दिया, इकोनॉमिक सर्वे को इसमें शामिल किया गया है। तो इनको आप परचेज करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और कोई दिक्कत आ जाती है तो मेरे नंबर दे रखे हैं उस ऐप पर, या फिर यहाँ भी लिख सकते हो 9460612352। इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हो किसी प्रकार की दिक्कत हो तो। और परचेज करने से पहले एक बार मेरे से कांटेक्ट कर लेना, ताकि मैं आप अच्छे से आपको गाइड कर सकूं।